दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सरकारी बजट है, यानी एक तरह से हम देखें तो मनी हमने कर लिया, बैंकिंग हमने कर लिया, हमने भुगतान शेष वाला चैप्टर विनिमय दर भी कर लिया। यानी ये लास्ट चैप्टर रहता है आपका, यानी ये बुक आपका खत्म और उस वाली बुक से अब 4 चैप्टर तो रहते हैं खाली। यानी हमारा सही चल रहा है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से चल रहा है। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम और दो मुझे। तो बजट को भी खत्म कर लेते हैं, फटाफट से इसके नोट्स बना लीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो बजट में क्या है, कि बजट होता क्या है। देखो, आपने अक्सर घर में भी अपना बजट बनाया होगा, आपके मम्मी पापा बजट बनाते हैं, आप भी बनाते हो कि आज मेरे पे इतना पैसा है, आगे जाकर के इस पैसे में से इतना तो खर्चा हो जाएगा, शायद यहां से इतना पैसा आ जाएगा, नहीं कोई अनुमान आप लगाने की कोशिश करते हो, वही आपका बजट है ना। तो उसने बोला एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, आप में लगा देना यहाँ पे। तो एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जो भी आय और व्यय के ब्यौरा होता है ना, ब्यौरा मतलब एक तरह से आप रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह आप कुछ उनका क्या है, एक तरह से आप फ्यूचर का कुछ एस्टिमेशन लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी को बजट बोला है। तो एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जो भी आप अनुमानित आय या अनुमानित व्यय, अनुमानित मतलब होता है जो आपने अनुमान लगाया है, तो अनुमानित आय और व्यय के ब्यौरे को ही बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमानित आय और अनुमानित व्यय के ब्यौरे को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यहां पे जो एक वित्तीय वर्ष है, इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से शुरू जब होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पे 1 अप्रैल मान लो 20 से स्टार्ट करता हूं, तो 1 अप्रैल 2020 से अगर साल स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कहां खत्म होगा? 31 मार्च 2021। तब इसके अंदर 12 महीने आएंगे ना पूरे। अगर मान लो कि 1 अप्रैल 2017 से शुरू होता, तो 31 मार्च 2018 में जाके क्या होता है? खत्म होता है। क्लियर है? तो इसी को यहां पे क्या बोला गया है? इसी को यहां पे बोला गया है वित्तीय वर्ष। एक जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा मान लो जैसे कि आपका जो साल है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। इस तरह से मान लो आपका साल लिखा हुआ है 2018-19, जिसको हम पढ़ते हैं 2018-2019, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो 2021-22 लिखा हुआ है, इसके लिए बजट आया है, तो उसका मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, है ना। चलो, एक आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो फटाफट से, ठीक है। जैसे आप ये वीडियो देखो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भेजना कि इसका मतलब क्या हुआ। 2015-16, 2015-16 को किस तरह से हम बोलेंगे? क्लियर है ना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने बोला बजट क्या है? एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जो भी अनुमानित आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, जो ब्यौरा होता है, उसको बजट कहते हैं। आगे सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट से अभिप्राय वही एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय के ब्यौरे से है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सरकार की जो अनुमानित आय है, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो भी होने वाला है, एक्सपेंस होने वाले, उसके ब्यौरे से है, उसके रिकॉर्ड से है, उसकी बातें कर रहा है, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से है, ठीक है ना। अर्थात जो बजट होता है उसमें सरकार की जो अनुमानित आय और व्यय होती है ना, उसका लेखा जोखा होता है, यानी पूरा विवरण होता है उसमें लिखा हुआ। किसके अंदर? बजट के अंदर। इतनी मोटी बुक्स आपने देखा होगा, वो पढ़ते हो कि आज कृषि के लिए इतना बजट है, इसके लिए इतना बजट है। तो प्रॉपर एक लेखा जोखा होता है। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चे साथ साथ में। और काफी इजी नोट्स है। देखो, आप तब जितने भी हिंदी के नोट्स आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ, काफी आसान भाषा में लिखवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए वो चीज। आगे अगला पॉइंट हमारा बजट के उद्देश्य। देखो, बजट के 5 उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक आध अभी और लिख लेता हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे मैंने बोलते कि हमें तो एक और चाहिए, तो अभी वो भी लिख लेंगे। पहले इनकी बात करते हैं। बजट जो आता है वो क्यों आता है? देखो, बजट देश की भलाई के लिए ही आएगा, कभी बुरा काम करने के लिए तो बजट नहीं बनेगा, ये आप जानते ही होंगे, है ना। तो उसने बोला समानता में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, आय और संपत्ति का क्या करना? पुनः वितरण। क्योंकि आपको पता है कि आपके ना देश में, यानी जो हमारा देश है, इसमें आय और संपत्ति के कारण ना ऐसा डिस्टेंस है, गरीब गरीब जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, हमारे यहाँ ये असमानता फैली हुई है।
तो सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से ऐसे प्रयास करती है जिससे कि समानता में वृद्धि हो सके, यानी इनका जो गैप है ना, निर्धन और धनी जो लोगों का वर्ग का जो गैप है उसको कम कर सके। और इसके लिए वो क्या करती है, जो आय और संपत्ति है यानी जो इनकम और वेल्थ है उसका क्या करती है, पुनः वितरण करती है। पुनः वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से उसका पुनः वितरण करती है। क्लियर हो गया। इनकम आप समझते हो, जो आप कमाते हो बेटा वो इनकम है। वेल्थ यानी संपत्ति की बात करें, जैसे जो आपके पास जो भी है, बंगला जायदाद जो भी संपत्ति आपके पास है ठीक है, इवन गोल्ड भी है, वो भी आपकी संपत्ति का ही पार्ट है। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, बजट का दूसरा उद्देश्य बच्चे सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। क्या करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। कैसे होगा सामाजिक कल्याण, जो संसाधन है ना उसका भी पुनः वितरण करना या आवंटन करना, यानी री एलोकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे एलोकेशन वर्ड बोल रहा हूं मैं, एलोकेशन मतलब बांटना, आवंटन करना, ठीक है ना। तो पहला, समानता में वृद्धि करने के लिए क्या करती है सरकार, बजट के माध्यम से कोशिश करती है कि जो धनी और निर्धन का जो गैप है उसको कम किया जाए और समानता लाई जा सके, ठीक है ना। असमानता कम करनी है, समानता लानी है। बट सामाजिक कल्याण को कैसे अधिकतम करेगी, जो संसाधन जो बटे हुए ना लोगों के पास अलग अलग, किसी पे ज्यादा किसी पे कम है, उसको दोबारा से उसने मतलब उसका पुनः वितरण करेंगे, यानी रीएलोकेशन करेंगे, तरीके से करेंगे, है ना। और आगे से जो संसाधन जाए वो भी तरीके से सभी के समाज के कल्याण में हो सके, यानी एक तरह से देश के आर्थिक विकास में यूज करना है, ना कि किसी सिर्फ एक ही तरह के लोगों को क्या देना है, बढ़ावा देना है ना। आगे, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, इसको मैंने डिफाइन कर लिया क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए अटपटा हो सकता है। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति की, देखो इसके अंतर्गत सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है। देख लेना, बनाए ऐसे लिखते हैं शायद, या फिर वो आता है बनाए में, ठीक है ना ये आप देख लेना। तो इसके अंतर्गत सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता क्या करती है, निवेश को बढ़ाती है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है ना इस आर्थिक स्थिरता के कारण बढ़ता है, क्योंकि लोग का डर खत्म हो जाता है। जो फ्लक्चुएशंस होती है ना जो उतार चढ़ाव होते हैं, उससे लोगों का जो डर बना रहता है ना कि वो लोग पैसा नहीं लगाते हैं मार्केट में, ठीक है, वो डर खत्म करने का कोशिश करती है आर्थिक स्थिरता ला करके, ताकि वो उतार चढ़ाव नहीं आए, वो फ्लक्चुएशन जो है ना वो ना आए। तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो जो अर्थव्यवस्था में विकास की जो गति है ना वो तेज हो जाएगी। क्लियर है ना। तो हमने बोला आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति में, इसके अंतर्गत सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता निवेश को बढ़ाती है, और निवेश से क्या होता है, जो देश का विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास है वो बढ़ता है, ठीक है ना। बीच में 1.5 हफ्ता ऐसा गया था जिसमें आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं मिली थी, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं 1.5 हफ्ते तक थोड़ा बीमार था। बट आप कोशिश करो दोबारा से फटाफट से वीडियोस अपलोड करने की। यहाँ तक हो गया, आपने उतार लिया होगा यहाँ तक। उसके बाद अगला है रोजगार को बढ़ाना। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, रोजगार को बढ़ाना या रोजगार के अवसर, नए अवसर उत्पन्न करना, ठीक है, ये बजट का उद्देश्य होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। क्लियर हो गया। उसके अलावा जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, ठीक है, क्या है, जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें समृद्धि, यानी यहाँ विकास की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत सरकार अपनी आय तथा व्यय की नीति के माध्यम से, यानी इस नीति के माध्यम से जीडीपी समृद्धि की उच्च दर को प्राप्त करने का क्या कर रही है, प्रयास करती है। यह आधारिक संरचना, आधारिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा है, जैसे सड़कें हो गए, बांध हो गए आदि परियोजनाओं पर सरकार क्या करती है, निवेश पर करती है, यानी खर्चा करती है। सड़कें बनाती है, रेलवे लाती है ना, रेलवे पे खर्चा करती है, आपका परियोजनाएं बांध बनाती है, बहुत सारे काम जो सरकार करती रहती है उस पर निवेश करती है। और उस निवेश का जो मोटिव होता है ना, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उच्च निवेश का जो मोटिव है वो है कि जीडीपी समृद्धि की उच्च दर को, यानी यह उच्च रखने का प्रयास करता है, यानी उच्च निवेश के कारण जीडीपी समृद्धि को उच्च रखने का प्रयास करती है सरकार, कि ये सब खर्चा करेगी, इससे क्या है, अर्थव्यवस्था थोड़ी और मजबूत होगी, लोगों के इसमें डिमांड सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा, मतलब काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है सरकार, है ना। तो इस पेज में, यानी जो इस वाले जो मैंने लिखा हुआ है एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बजट की बात की मैंने कहा बजट वो होता है जो एक लेखा वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय के, जो अनुमानित आय और व्यय है उसका लेखा जोखा बताएगी। क्लियर है। एक वित्तीय वर्ष हमेशा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। सरकारी बजट से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जो सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय है उसके लेखे जोखे से, उसके ब्यौरे से।
अर्थात बजट में सरकार का सारा अनुमानित आय अनुमानित व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। इसके उद्देश्य में पहला उद्देश्य यह है कि बजट इसलिए लाया जाता है ताकि समानता में वृद्धि की जा सके। नंबर 2, सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके। नंबर 3, आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया जा सके। इसमें क्या करती है सरकार, निवेश करती है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता क्या करती है, आर्थिक स्थिरता क्या करती है, निवेश को बढ़ाती है, देश में निवेश को बढ़ाती है, और जैसे निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का विकास भी तेज होगा। उसके अलावा रोजगार को बढ़ाने का उद्देश्य है, यानी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने का काम करता है बजट। और जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, इसमें मैंने कहा था सरकार अपनी आय और व्यय की नीति के माध्यम से जीडीपी समृद्धि की जो दर है, विकास की जो दर है, ग्रोथ की जो दर है, उस रेट को प्राप्त करने का कोशिश कर रही है, यानी उच्च करने का कोशिश कर रही है, ठीक है ना, उच्च दर को प्राप्त करने का कोशिश कर रही है। जैसे सरकार खर्चा करती है, निवेश करती है, बांध बनाने में, सड़क बनाने में, रेलवे लाने में, बहुत सारी परियोजनाएं बहुत सारी हो सकती है अलग अलग, ठीक है ना, उस पर निवेश करती है ताकि देश में जो विकास की गति है उसको तेज किया जा सके, जीडीपी समृद्धि की जो दर है, ठीक है, उसको उच्च रखा जा सके। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो आगे बढ़िए फटाफट से। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, संतुलित प्रादेशिक समृद्धि, यानी रीजनल बैलेंस ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बजट की नीति के जो बजट जो बनाया जाता है ना, उसका जो उद्देश्य होता है, तो बजट की नीति देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देती है। देखो क्या वर्ड कह रहा है, ये कह रहा है, एक सेकंड है, ठीक है ना। तो इसने बोला कि जो बजट की जो नीति है वो पिछड़े क्षेत्रों, जो देश में जो पीछे जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उनके विकास को क्या देती है, प्राथमिकता देती है। यानी बजट में मेन ध्यान उन्हीं का रखा जाता है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में जो बैलेंस, देखो संतुलन है ना, रीजनल ग्रोथ मतलब क्षेत्रीय जो ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बजट की नीति जो होती है वो देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देती है। आगे लिखा हुआ है, यह पिछड़े क्षेत्रों, एक काट दो, यह पिछड़े क्षेत्रों में उदार कर कानून द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदार कर कानून मतलब होता है कि उनके लिए थोड़े रूल्स जो होते हैं ना वो थोड़े लिबरल, थोड़े हल्के वाले होते हैं, ठीक है, जिससे उनके की विकास को बढ़ाया जा सके। अब जैसे मान के चलो टैक्स है, तो वहां उनके लिए टैक्स कम रखा जाएगा, सब्सिडी वहां थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी, मतलब जो कानून होंगे ना वहां के थोड़े से लिबरल टाइप के रखे जाएंगे, हल्के वाले, है ना, क्योंकि हमें उनका विकास करना है। और ये विकास क्यों हो रहा है, जिससे ताकि सभी देशों के क्या हो सके, यहां पे लिख देना संतुलित, सभी देशों के संतुलित विकास को बढ़ाया जा सके, क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ाया जा सके, क्योंकि हमें जो विकास करना है वो संतुलित करना है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा विकसित है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत पीछे, तो जो पीछे जो है ना उनके वाले विकास को तेजी से बढ़ाओ, और उसके बाद जब सारे बराबर पहुंच जाए तो संतुलित विकास करो, यानी सभी का विकास करो, सबका साथ सबका विकास, है ना। चलो, SEZ ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहां तक मुझे पता है, एक बार फिर भी आप इसको चेक कर लेना, ठीक है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद बजट के दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला राजस्व और दूसरा है पूंजीगत, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, है ना। तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार की राजस्व आय तथा राजस्व व्यय को दिखाया जाता है, यानी सरकार की जो राजस्व आय होगी और सरकार की जो राजस्व व्यय होगी ना, उसका लेखा जोखा किसके अंदर होगा, राजस्व बजट में, है ना। और पूंजीगत बजट में क्या होगा, ये उस बजट की बात कर रहा है जिसमें सरकार की पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है ना, और कैपिटल पेमेंट्स की बात करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन थी, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको देखो करना क्या है, इस चैप्टर में ध्यान से रखना, जब बजट लगेगा तो वो दोनों आय और व्यय दोनों की बात करेगा। अगर मैं खाली बोलता है राजस्व प्राप्तियां बोलता तो सिर्फ वो प्राप्ति की बात करता, वो व्यय की बात नहीं करता, है ना। जैसे पूंजीगत मैं व्यय बोल रहा हूं, तो पूंजीगत व्यय मतलब सिर्फ खर्चे की बात करेगा, वो भी पूंजीगत वाले, प्राप्ति की बात नहीं करेगा। बट जब मैं बजट बोलूंगा तो हमेशा आय और व्यय साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हमने बजट की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां पर हर बार आय और व्यय दोनों की बात करता है, लेके जोके की, है ना। तो राजस्व जो बजट बोलेगा तो ये उस बजट की बात कर रहा है जिसमें सरकार के राजस्व आय और राजस्व व्यय की को दिखाया जाता है। और जब पूंजीगत बजट बोलूंगा तो इसमें सरकार की पूंजीगत आय या पूंजीगत व्यय को दिखाया जाता है। क्लियर है ना, अनुमानित आप लगा लेना। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि मुझे अब क्लास लेने का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।